हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अगस्त 2024 के महीने में बांग्लादेश के अंदर काफी मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे, जिसका रिजल्ट ये निकला था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया था और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आकर रहने को मजबूर हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण था इसके पीछे कि 15 साल से रूल कर रही एक प्राइम मिनिस्टर को रातों रात देश से बाहर कर दिया जाता है। क्या सिर्फ इंटरनल कारण ही थे या कोई एक्सटर्नल पावर भी इसके अंदर इंक्लूड थी, उसने भी अपना रोल प्ले किया? तो आइए जानते हैं इस सारी की सारी सिचुएशन को और बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए उसकी करंट सिचुएशन को जानने की हम कोशिश करेंगे। काफी डिटेल्ड वीडियो ये रहने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो और शुरू में जानते हैं शेख हसीना की हिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, अगस्त 15 1975 बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा डेडली दिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस दिन बांग्लादेश के फाउंडर और शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार को असैसिनेट कर दिया जाता है बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा। बट शेख हसीना उस समय बांग्लादेश के अंदर मौजूद नहीं थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई। पर उनके पूरे परिवार को असैसिनेट करना शेख हसीना के लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले 6 सालों तक शेख हसीना बांग्लादेश नहीं जाती हैं। वो भारत में रहती हैं कुछ समय तक, कुछ समय दूसरे देशों की भी यात्रा करती हैं। बट 1980 के दशक के आखिरी सालों के अंदर वो वापस बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती हैं और अपने फादर की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसको दोबारा से मजबूत करने का काम करती हैं। एंड 1990 में मोहम्मद इरशाद की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हटाने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और उसके बाद अवामी लीग, जो एक ओपोजिशन पार्टी थी उस समय, वो सत्ता में वापसी करती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को डिफीट किया जाता है और शेख हसीना बांग्लादेश की पहली बार प्राइम मिनिस्टर पद के ऊपर बैठने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके बाद अगले चुनाव वो हार जाती हैं, बट 2009 में उन्हें सत्ता में वापसी करने का मौका मिलता है और 2009 के बाद से लगातार अगले 15 सालों तक वही रूल करती रहती हैं। इस 15 साल के रूल के दौरान खास तौर पर 2009 के बाद से बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। कई सारे चैलेंजेस भी इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी बात तो नहीं है, बट हाँ, बांग्लादेश के अंदर काफी मेजर इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो था वो हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इन 15 सालों में 17 करोड़ लोग जो बांग्लादेश के थे उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला जाता है। और आप देख सकते हैं कितना मैसिव जीडीपी की ग्रोथ जो है वो खास तौर पर 2009 से लेकर 2022, 23, 24 के दौरान बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी और उस दौरान जो जेनोसाइड बांग्लादेशियों के साथ हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी एक वॉर क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भी शेख हसीना के द्वारा ही करवाई जाती है। उस वॉर ट्रिब्यूनल का काम था कि जो भी लोग उस पूरे जेनोसाइड में इन्वॉल्व थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करना और उनको सजा सुनाना। और बहुत सारे लोगों को सजा सुनाई गई, उनको फांसी की सजा दी गई। इसके साथ साथ जो बांग्लादेश का पड़ोसी देश है म्यांमार, वहां पर जो रोहिंग्या का क्राइसिस हुआ था, उस रोहिंग्या के बहुत सारे रिफ्यूजीज जो थे वो भी बांग्लादेश के अंदर शरण लेने के लिए आते हैं और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा उनको बांग्लादेश के अंदर जमीन दी जाती है। इन सभी चीजों के चलते बहुत ज्यादा मैसिव रिकॉग्निशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को मिलती है और बांग्लादेश की रिकॉग्निशन एज ए स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद लगातार वो इलेक्शन जीतती रही, एक के बाद एक उनके नाम जीत दर्ज होती रही। और लेटेस्ट जनवरी 2024 के महीने में जो वहां पर चुनाव हुए थे जनरल असेंबली के, उसमें भी उन्होंने जीत हासिल करी थी। बट 5 अगस्त 2024 को ये सब कुछ मिट्टी में मिल गया। बांग्लादेश की जो आयरन लेडी थी उनको रिजाइन करके अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी। अब वो इंडिया में हैं और रिपोर्टेडली एक तीसरे देश में शरण मांग रही हैं। एक पूरी जनरेशन में बांग्लादेश की सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के साथ ये क्या गलत हो गया? क्या इसमें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की कमी थी या फिर कुछ और कारण थे? आइए समझते हैं। तो दोस्तों, शेख हसीना की डाउनफॉल की शुरुआत का ट्रिगर था एक अनपॉपुलर क्वोटा सिस्टम। आप अगर क्वोटा सिस्टम को जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि भारत के अंदर कोटा होता है, भारत के अंदर रिजर्वेशन होती है, वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी रिजर्वेशन थी। क्योंकि बांग्लादेश की जो सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो थोड़ी सी अलग है, इसलिए बांग्लादेश में टोटल 56% जो सीटें हैं उनको रिजर्व किया गया है, चाहे वो कॉलेजेस हो चाहे वो गवर्नमेंट पोस्ट हो, उन सब के अंदर। इस 56 में से 30% सीट्स जो थी वो जो 1971 की जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उस वॉर के अंदर जिन फ्रीडम फाइटर्स ने फाइट किया था उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। इसके अलावा 10% विमेन के लिए, 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए और 1% पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए। तो ये 56% रिजर्वेशन का सिस्टम हो गया। बट
इस 56% में से जो ये सबसे ज्यादा समस्या वाला पहलू था वो था ये 30% रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को दिया गया था। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके चलते बांग्लादेश में इसके खिलाफ शुरुआत से ही प्रोटेस्ट होते रहे थे, कभी कम तो कभी ज्यादा। लेकिन 2018 में एक मैसिव प्रोटेस्ट इस कोटा सिस्टम के दौरान के अगेंस्ट हुआ था और तब शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी और 2018 में शेख हसीना ने इस 30% रिजर्वेशन सिस्टम को हटा दिया था। बट 2024 में ही जून के महीने में बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने इस पुराने सिस्टम को वापस से रिवाइव अप करने का ऑर्डर दिया। यह डिसीजन पहले यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का कारण बन जाता है, पर शेख हसीना जो दूसरी प्रॉब्लम से गुजर रही थी वो थी उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की कमी। इन सब चीजों को मिला देने से बांग्लादेश के अंदर मेजर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बांग्लादेश में हिस्टोरिकली ओपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहा है। 2018 के इलेक्शन से पहले जो खलीदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो एक मेजर ओपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की, उसकी लीडर्स थी, उसकी चेयरपर्सन भी थी, उनको 5 साल की सजा बांग्लादेश के अंदर सुनाई जाती है, बाद में उसको बढ़ाकर 15 साल कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश की, जिसका नाम है जमात इस्लामी, उसके लीडर्स को भी वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल ने कन्विक्ट किया, उनको हैंग किया गया। तो दो मेजर ओपोजिशन पार्टीज की आवाज जो थी वो दबा दी गई और उसके साथ साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया, वो लगातार इलेक्शन को बाइकआउट भी करते रहे। और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो है बांग्लादेश के इलेक्शंस को लेकर, वो ये कहते हैं कि यहां पर इन इलेक्शंस के दौरान काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज भी हुई हैं और ओपोजिशन लीडर्स को खास तौर पर हैरास भी किया गया है। इन सब चीजों के चलते बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की कमी क्रिएट हुई, ऊपर से कोटा सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट जो था वो भी शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी हमने बात करी कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है बांग्लादेश की, चल रही थी, बट उसमें कुछ सारे चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों के अंदर बांग्लादेश की जीडीपी के अंदर जो पहले प्रोग्रेस चल रही थी उसमें थोड़ी रुकावट आई है, खास तौर पर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद और उसके बाद रशियन यूक्रेन वॉर के बाद बांग्लादेश की जीडीपी की ग्रोथ जो पहले थी वो अब वापस उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, वो पिछले 10-12 सालों में सबसे ज्यादा है। 10% से ज्यादा महंगाई की दर जो है वो बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिल रही है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2011 के बाद से अब कहीं जाकर दोबारा इतनी ज्यादा महंगाई बांग्लादेश के अंदर पहली बार देखने को मिली, जो 2024 के अंदर भी कंटिन्यू है और भी ज्यादा इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी समस्याएं जो हैं वो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं और इसके साथ बांग्लादेश के अंदर पूरे के पूरे साउथ एशिया रीजन की हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी मौजूद है। बांग्लादेश की इतनी मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद भी, जीडीपी की ग्रोथ के बाद भी लगभग 20% यूथ जो है वो बांग्लादेश की वो अनएम्प्लॉयड थी। जैसे ही इकोनॉमी स्लो हुई, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी और जैसे ही स्लो डाउन शुरू हुआ उसी दौरान ये क्वोटा सिस्टम वाला जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट का आता है और इसके चलते जो स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड थे पहले से ही, उनका गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। ये गुस्सा फिर एक फ्यूज की तरह इग्नाइट हुआ और ओपोजिशन जो पिछले 15 सालों से शेख हसीना के कंट्रोल में था वो भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। बट शेख हसीना इस सारे स्टूडेंट के गुस्से को जज करने में नाकामयाब रहती हैं, समझने में गलती कर देती हैं। उन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ को भी अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को राजाकार्स बोल दिया, जो लिबरेशन वॉर के दौरान पाकिस्तानी ट्रूप्स की मदद करने वाले लोगों के लिए एक डेरोगेटरी टर्म इस्तेमाल किया जाता था, वही टर्म इस बार शेख हसीना ने अपने ही लोगों के लिए इस्तेमाल कर दिया। इसके चलते सिचुएशन और भी ज्यादा भड़क गई। शेख हसीना ने वही मिस्टेक की जो ऑथोरिटेरियन रूलर्स अक्सर करते हैं, किसी भी अपराइजिंग को दबाने के लिए एक्सेसिव फोर्स पर रिलाई करना। उन्होंने प्रोटेस्टर्स पर पुलिस पर्सोनल और अवामी लीग के एक्टिविस्ट को अनलिश कर दिया जो खुद भी वायलेंट थे। जुलाई में लगभग 200 लोगों की बांग्लादेश के अंदर डेथ हो जाती है, ज्यादातर प्रोटेस्टर्स थे और बहुत सारे पुलिस वाले भी इसके अंदर घायल हो जाते हैं। और फिर बात आती है जुडिशियल इंटरवेंशन की। तो पहला राउंड ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो जून में शुरू होता है और उसके बाद बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस क्वोटा सिस्टम को वापस कर देता है, वो इस सिस्टम को हटा देता है और हाई कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई कर दिया जाता है। इसके चलते उम्मीद थी कि अब प्रोटेस्ट जो है वो शांत हो जाएगा, बट स्टूडेंट्स के लिए एक मैसिव विक्ट्री तो थी, लेकिन अब वो प्रोटेस्ट को खत्म करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने दोबारा से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की बात करी। तो जून में शुरू हुआ प्रोटेस्ट, जुलाई में और भड़का, फिर 4 अगस्त का दिन तय किया गया दोबारा से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस दौरान बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हुआ।
और इसके साथ साथ एक नई डिमांड अब ये प्रोटेस्टर्स मांग रहे थे कि शेख हसीना को कुर्सी खाली करनी चाहिए, उनको यहां से चले जाना चाहिए। अब 4 अगस्त के प्रोटेस्ट के दौरान 200 लोगों की डेथ हो जाती है, इसमें बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। फिर 4 अगस्त के बाद दोबारा 5 अगस्त को एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की बात की जाती है, और खास तौर पर जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, जो 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है, एक मेगा सिटी है बांग्लादेश की, वहां पर जो ओपोजिशन पार्टीज थी जैसे कि जमात इस्लामी और उसके साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं, और इसके साथ साथ बांग्लादेश की सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। 5 अगस्त को भी एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क को खत्म करती है, कर्फ्यू लगाने का ऑर्डर देती है, बट ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता है। तब तक ये एविडेंट हो चुका था कि शेख हसीना की जो पोजीशन है वो सब्सटेंशियली बहुत वीक हो चुकी है और उनको अब कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इसके साथ जो मिलिट्री स्टांस था वो भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मिलिट्री ने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन तो पूरी करेंगे, लेकिन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कई सारे रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी हमको पता लगा था कि आर्मी चीफ वकीरुज्जमान जो थे, जो हैं अभी भी बांग्लादेश के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक दिन पहले ही यह बता दिया था कि भैया हम अपनी फोर्स का इस्तेमाल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट नहीं करेंगे। तब शेख हसीना की किस्मत लगभग तय हो चुकी थी। यह तो कहानी बांग्लादेश की इंटरनल समस्याओं की है, बट जो असली कारण है बांग्लादेश में तख्ता पलट होने का, वो इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल भी है, और इसमें यूएस की एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो आइए दोस्तों, यूएस और बांग्लादेश के रिलेशंस को भी समझते हैं, ये सारी कहानी के बारे में जानते हैं। तो यूएस और शेख हसीना की सरकार के बीच काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जहां पर अक्सर टेंशन और म्यूचुअल सस्पिशंस बना रहा है। कई सालों तक यूएस शेख हसीना के साथ इश्यूज पर लगातार विवाद करता रहा, और रीसेंट इंसिडेंट्स ने इन टेंशंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अभी अगर हम रीसेंट की ही बात करें तो ये इशू मई 2023 में एक नया इशू शुरू हुआ था, जब यूएस ने अपनी एक नई वीजा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जो सपोजिडली बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शंस को सपोर्ट करने के लिए थी। लेकिन इस पॉलिसी के तहत अमेरिका ने कुछ बांग्लादेशी इंडिविजुअल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम किया था। जो ये बहाना क्या लगाया जा रहा था कि उन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी यूएस एंटर करने से जो बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ओपोजिशन जो पार्टी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसने तो अमेरिका के इस वीजा पॉलिसी को स्वागत किया, बट शेख हसीना ने इस यूएस के मोटिव्स को ओपनली क्वेश्चन किया और यह बोला कि भैया हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और कई सारे इंटरव्यूज के अंदर भी उन्होंने अपने इस जो व्यू था इसको एक्सप्रेस करने का काम किया। इसके साथ साथ अमेरिका ने बांग्लादेश की एक एलीट पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन पर ह्यूमन राइट वायलेशन का एक्यूजिशन लगाते हुए सैंक्शंस भी लगा दिए थे। यूएस ने बांग्लादेश को अपने डेमोक्रेटिक समिट जो 2021 और 2023 में हुई थी उससे भी बाहर कर दिया था। जब यह हुआ था तब बांग्लादेश और अमेरिका के जो रिलेशन थे वो काफी ज्यादा स्ट्रेन हो गए थे। यूएस बांग्लादेश पे 2 डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी प्रेशर डालता रहा, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट एंड एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विस एग्रीमेंट। लेकिन शेख हसीना इनको रिजेक्ट करती रही, जो रिपोर्टेडली वॉशिंगटन को पसंद नहीं आया, और अमेरिका ने यह तय कर लिया था कि अब शेख हसीना के जाने का समय आ चुका है। और हम जानते हैं साउथ एशियन रीजन के अंदर या पूरे साउथ कंट्रीज के अंदर अमेरिका, सीआईए ये हमेशा इन्वॉल्व रही हैं तख्ता पलट करवाने में। अगर लीडर उनके पसंद का नहीं होता है तो वो उस लीडर को ही हटा देती हैं, मिलिट्री कूप करवा देती हैं, प्रोटेस्ट करवा देता है, और ये बांग्लादेश के अंदर हुआ। बट फाइनल जो आखिरी कड़ी थी बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के पीछे, वो था सेंट मार्टिन आइलैंड। अब आप में से जो लोग नहीं जानते सेंट मार्टिन आइलैंड कहां है, तो वो बे ऑफ बंगाल में मौजूद है और बांग्लादेश का इकलौता ऑफशोर आइलैंड है। ये इसकी लोकेशन है, आप इसको यहां पर एनलार्ज तरीके से भी देख सकते हैं। अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करने की उसको परमिशन मिले, जो कि बांग्लादेश का एक ऑफशोर आइलैंड है। मई 2024 में शेख हसीना ने यह दावा किया कि एक फॉरेन पावर ने ये प्रॉमिस किया था शेख हसीना को कि जो 2024 के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर उस इलेक्शन में आप जीतना चाहती हैं तो आप ये आइलैंड जो है वो हमको मिलिट्री बेस बनाने के लिए दे दीजिए। खैर उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया था, पर सब जानते हैं कि अमेरिका की ही बात की जा रही थी। पर शेख हसीना इन डिमांड्स को रिजेक्ट कर देती है, जिसके चलते रिस्क फैक्टर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यूएस की जो हिस्ट्री जो हमने अभी बात करी, उसी चीज के चलते यूएस यहां पर इंटरवीन करता है, और रिजल्ट क्या निकलता है, प्रोटेस्ट को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है, फंडिंग मिलती है ऑपोजिशन पार्टीज को, उसका इस्तेमाल करके बांग्लादेश के अंदर इतना लार्ज स्केल इंटरवेंशन हुआ और शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों
कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ इसके अंदर रहा है इस पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करने में। अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए लगातार नए मिलिट्री बेसिस ढूंढ रहा है। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, पर अभी भी वो और भी नए बेसिस की तलाश में है। इन सब चीजों के चलते भारत के नेबरहुड के अंदर इंस्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो अब फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं और जानते हैं कि करंट सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर क्या चल रही है। तो बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है जिसे नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस हेड कर रहे हैं। एक स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था, उनकी एक मेजर डिमांड भी थी ये। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया है और उसके साथ साथ जल्द ही इलेक्शंस करवाने की बात भी की गई है। तो दोस्तों, इस सारी सिचुएशन को समझने के बाद हमें इतना तो जरूर पता लग गया कि अभी भी अमेरिका अपनी सुपर पावर इमेज को मेंटेन करने के लिए लगातार तख्तापलट करवाने में इन्वॉल्व रहा है। तो ये थी शेख हसीना के जाने की कहानी, जिसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल कारण दोनों को समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।